हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का इस नए सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, सबसे पहले तो आप लोगों को कक्षा 10 के रिजल्ट आने की बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। तो बच्चों, जो बच्चे अर्थशास्त्र कॉमर्स साइड में, कॉमर्स स्ट्रीम में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए आज से ही हम लोग पढ़ाई शुरू करते हैं। ठीक है, अर्थशास्त्र एनसीईआरटी न्यू सिलेबस के हिसाब से आज से हम लोग पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, जिसमें कि खंड खा का सबसे पहला अध्याय है भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। तो भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, उसमें जो है सबसे पहला पार्ट है स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था। मतलब स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था, यानी कि जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ उसके पहले। भाई, आज जो हम इस बात को समझिए, जो आज हमें जैसी अर्थव्यवस्था दिख रही है, आज जैसी हमें दिख रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था इतनी सुदृढ़ है, इतनी अच्छी स्थिति में है, तो क्या उस समय भी जब औपनिवेशिक शासनकाल था, या अंग्रेजों ने लगभग 200 साल तकरीबन हमारे देश पर राज्य किया, शासन किया, तो क्या उस समय भी भारतीय अर्थव्यवस्था इतनी ही सुदृढ़ थी? तो भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना को जो है, वर्तमान अर्थव्यवस्था को जब हम जानना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें पुरानी अर्थव्यवस्था पर हमें जानना जरूरी है कि अंग्रेजों से जो हमें अर्थव्यवस्था मिली थी वो किस प्रकार की थी। ठीक है ना, ब्रिटिशर्स ने जो हमें अर्थव्यवस्था दी थी हमें, वो क्या ऐसी अर्थव्यवस्था थी जैसे कि हम आज देख रहे हैं, है ना बच्चों? जब 1757 में प्लासी का जब युद्ध हुआ था, तो अंग्रेज तो आए ही भारत में जो है व्यापार करने के लिए थे। ठीक है ना, तो 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद जो है बंगाल पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। ठीक है ना, अपना आधिपत्य स्थापित करके ब्रिटिश साम्राज्य की नींव डाल दी थी। ठीक है, और वो 1947 तक उन्होंने 1757 से 1947 तक जो है हमारे देश पर शासन किया। तो कैसे शासन किया, उस समय क्या स्थिति थी? ठीक है ना, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी थी, वो हमें देखना है। ठीक है, तो 3 मुख्य क्षेत्र, सेवा, कृषि क्षेत्र, जो कि 85% जनसंख्या भारत की गांव में निवास करती है, तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी न किसी तरह से 70-75% जनसंख्या जो है भारत की कृषि पर जो है आधारित थी। तो यानी कि सबसे बड़ा जो क्षेत्र था वो कृषि क्षेत्र था। अच्छी कृषि के क्षेत्र में भारत बहुत अच्छा कर रहा था, और बहुत अच्छी जिंदगी गांव वाले भी गुजर बसर कर रहे थे। ठीक है, ब्रिटिश शासनकाल से पहले की बात है। भारत की एक अपनी स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी, जिसमें जो है जन सामान्य को भी और सरकार को भी, दोनों ही उनका जो है मुख्य जो है कृषि पर ही आधारित था। ठीक है, लेकिन कृषि के साथ साथ और भी थे, जैसे हस्तशिल्प कला में भारत बहुत अच्छा कर रहा था। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। ठीक है ना, देश विदेश, मतलब विदेशों तक जो है हस्तशिल्प कला यहाँ के जो है वहां भेजी जाती थी और बहुत सराही जाती थी। विदेशों में तक में नाम था। लेकिन अंग्रेजों ने इतना एक्सप्लॉयटेशन करा कृषि क्षेत्र में भी, मतलब भारत के हर चीज को, कुटीर उद्योगों को, लघु उद्योगों को लगभग विनाश के कगार पर, मतलब विनाश कर ही दिया, चौपट कर दिया। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो भारत की आर्थिक उन्नति, भारत की आर्थिक तरक्की के लिए नहीं किया उन्होंने। जो कुछ भी यहाँ भारत में किया, वो उनका सिर्फ एक ही ध्येय था, एक ही उद्देश्य था कि क्या अपने मूल देश के आर्थिक हितों को, आर्थिक तरक्की को संवर्धन करना, उसको बढ़ावा देना, आर्थिक हितों को बढ़ावा देना। ठीक है, उसको संरक्षित करना, उन उद्योगों को और बढ़ाना। तो यहाँ पर जो हमारे प्राकृतिक संसाधन
इफरात के थे भारत में, भारत को इसीलिए सोने की चिड़िया कहा जाता था, वो उनका ये था कि यहाँ पर उनका विद्रोहन किया जाए। भारत में हर जगह पर जो है उनकी मुख्य नीति यही थी। उसकी नीतियों ने ही जो है भारत के संरचना को, मूलभूत ढांचे को एकदम से मतलब बदल करके रख दिया। उन्होंने क्या किया, कृषि क्षेत्र में जो किसानों के पास थोड़ी थोड़ी छोटी जो जमीनें थी, इतना मतलब उसमें उत्पादकता थी, उस भूमि पर इतनी उत्पादकता थी कि वो अपना गुजर बसर बहुत अच्छी तरह से करते थे। लेकिन अंग्रेजों ने क्या करा, ब्रिटिशर्स जब आए तो उन्होंने जमींदार, ये जमींदार की आप लोग के प्रश्न में जहन में आ रहा होगा प्रश्न कि जमींदार क्या होता है। जमींदार एक तरह से मध्यस्थता करने वाला व्यक्ति, मतलब मीडिएटर, जो दो लोगों के बीच में सेतु का कार्य करता है, उसको जमींदार कहते हैं। उसके पास जमीन नहीं, जमीन तो किसानों की थी। लेकिन ये ब्रिटिशर्स ने क्या करा, ब्रिटिश शासकों ने क्या किया, उन्होंने मालिकाना हक जमीन का वो जमींदारों को दे दिया। ठीक है, और जमींदार जो है किसानों से मेहनत कराते थे, खेती कराते थे, और एक लगान फिक्स हो गया था। वो लगान जो है केवल जमींदार जो है उनके मुश्किल उनका गुजर बसर हो पाता था, इतना उन किसानों को बस दे करके, बड़ी मुश्किल से वो जो अपना गुजारा कर पाते थे, इतना दे करके वो जो लगान ब्रिटिश शासकों से, ब्रिटिश सरकार से जो फिक्स था, एक मोटा लगान, अच्छा खासा टैक्स, वो उनको दे दिया जाता था, जमींदार उनको देता। और जमींदार अगर ऐसा नहीं करता था तो उसकी नौकरी पर खतरा था। ठीक है, तो उसकी नौकरी खोने के चांसेस थे, उनसे वो हक छीन लिया जाता था। ठीक है ना, तो ब्रिटिश सरकार ने जो है मालिकाना हक दे करके उन किसानों के ऊपर जमींदारों को बैठा दिया। ठीक है, तो वो उनसे उनके थोड़ा बहुत उसमें से दे करके, कृषि से जितनी भी उत्पादकता होती थी उनको दे, किसान को दे करके, बाकी उनको टैक्स दे करके, बाकी जो जमींदार थे वो अपना बहुत चैन से लग्जूरियस लाइफ जो है उस समय जी रहे थे। तो कृषि का दिनों दिन जो है ह्रास होता चला गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसमें कोई नई टेक्नोलॉजी से उत्पादकता बढ़ाई नहीं गई, अच्छे मशीनें नहीं मिली, जितना जो है होना चाहिए था वो सब कुछ नहीं हुआ। तो इससे जो है उत्पादकता कम होती चली गई। ठीक है, और जबकि ये देखिए कि भारत जो है, भारत ने इतना जो है रॉ मटेरियल, इतना कच्चा माल जो होता था, वो पहले यहीं पर जो है सामान हाथों से तराश कर करके, जैसे मान लीजिए एक मूर्ति को, एक मूर्ति या एक कोई खिलौना या कोई भी चीज एक हाथ से बनाने में और एक कारखाने से बनाने में कितना फर्क होता है। वो एक तो फिनिशिंग, उसमें इतनी फिनिशिंग भी नहीं होती है हाथ से बनाई हुई चीजों में, है ना, और ये हाथ से कम बनती है और कारखाने से मात्रा बढ़ जाती है, गुणवत्ता बढ़ जाती है और क्वांटिटी भी बढ़ जाती है। तो क्या होता था, यहाँ से जो है सारा कच्चा माल, सारा रॉ मटेरियल जो है वहां पहुंचा दिया जाता था इंग्लैंड। ठीक है, और वहां से फिनिश गुड, बना बनाया माल जो है भारत आता था, तो उसकी कीमत भी ज्यादा होती थी। ठीक है, इस जो वहां से बना बनाया फिनिश गुड आता था, बना बनाया जो माल आता था, उस पर भाई एक्सपोर्ट इंपोर्ट यही तो मेन होता है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में, है ना। तो करों में ही इतना डिफरेंस कर दिया था आयात शुल्क और निर्यात शुल्क में कि जो है कमर तोड़ के रख दी भारत के काश्तकारों की। ठीक है, कोई उद्योग पनपने ही नहीं दिया, यहां से सारा कच्चा माल वहां गया और वहां से फिनिश गुड आ गया। वो कीमती होता था, सारा पैसा मतलब किसी न किसी रूप में वहीं चला जाता था। अब जब जो चीज दिन में एक बन रही है हाथ से, और जो चीज कारखाने से बन रही, मशीन से बन के आ रही, देखने में भी अच्छी है, ठीक है, और उसकी लागत भी कम आ रही है, तो वो वहां से बना बनाया सामान आता था, तो जाहिर है कि वो चीज सस्ती भी होगी, ठीक है, और उसकी कमी भी नहीं पड़ेगी। तो ये
जो अंग्रेजों की नीतियां थी उससे इंग्लैंड को कच्चे माल की और उसने भारत को सिर्फ एक बाजार समझ लिया, ठीक है ना। एक वहां के बने बनाए सामान के लिए उनको एक मार्केट चाहिए था, जो कि उन्होंने भारत को बनाया, ठीक। और राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय, इससे क्या हुआ कि राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय, उन्होंने तो कभी प्रयास ही नहीं किया कि भारत की प्रति व्यक्ति आय क्या है ये जानने का। कभी भी सार्थिक पहल ब्रिटिश शासकों ने नहीं की, ब्रिटिश सरकार ने नहीं की। यही के दादा भाई नौरोजी और जो है फिंडलेस राज डॉक्टर V.K.R.B. राव ने कोशिश की प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय, लेकिन उसमें भी कई विसंगतियां थी और उनमें जो है आपसी मतभेद भी रहे, ठीक है। कृषि उत्पादकता में निरंतर कमी होती रही। भाई क्यों नहीं कमी आएगी? क्योंकि वही एक ढर्रे से खेती की जाती रही, कोई नई जो है उसमें उपचारात्मक तब्दीलियां नहीं लाई गई जिससे कि उत्पादकता को बढ़ाया जाए, क्योंकि अंग्रेजों का तो मकसद था ही नहीं है कि यहाँ जीवन स्तर उठे, ठीक है ना। तो अकाल पड़ गया मान लीजिए, और पूरी तरह से बारिश पर ही केंद्रित थी भारतीय कृषि। अगर बारिश हो गई तो खेती अच्छी हो गई, ठीक है। और जिस साल मान लीजिए बारिश नहीं हुई, सूखा पड़ गया या बारिश बहुत ज्यादा हो गई तो फसल चौपट हो गई, तो उन बेचारे किसानों को वो भी नहीं मिला, उनका गुजारा करना ही मुश्किल हो गया, ठीक। इसके बाद भारतीय उद्योगों का पतन। भाई 3 ही तो क्षेत्र, कृषि क्षेत्र और जो है उद्योग क्षेत्र, और तीसरा विनिर्माण मतलब सेवा क्षेत्र, ठीक है ना। तो भारतीय उद्योगों का पतन होता चला गया। उद्योगों की ये स्थिति, यहाँ कोई मशीन बननी नहीं है, ठीक है ना। जब बना बनाया सामान वहां से आ रहा है तो उन्होंने यहाँ पर किसी भी उद्योग को पनपने ही नहीं दिया, ठीक। इससे क्या हुआ कि बेरोजगारी बढ़ती चली गई। कृषि पर आखिर कितने लोग, वैसे पहले ही 70-75% जनसंख्या जो है कृषि पर ही डिपेंड थी, लेकिन अब कृषि से भी उनको मिलता ही क्या था, सारा लगान तो, सारा टैक्स तो जमींदार के द्वारा जो है सरकार को चला जाता था, ठीक है। अब औपनिवेशिक काल में क्या हुआ था, कुछ प्रमुख यही अर्थशास्त्रियों ने, दादा भाई नौरोजी ने, इन्होंने जो है कोशिश की जानने की, लेकिन इनमें भी मतभेद रहे, ठीक। यहाँ पर जो है ऐसा नहीं है कि यहाँ यहाँ जो आजकल जो वो दिख रहे हैं उद्योग आपको, सूती वस्त्र उद्योग, पटसन उद्योग, टिस्को, लोहा और इस्पात उद्योग, ठीक है, इसकी स्थापना भी जो है 1907 में हुई थी। वैसे तो अंग्रेजों की जो सबसे महत्वपूर्ण देन मानी जाती है भारत को, वो जो है रेलवेज। वैसे तो रेलवेज का विस्तार भी हुआ, सड़क और परिवहन, सड़कें भी बनवाई उन्होंने, डाकतार का भी हुआ, बिजली का भी हुआ, लेकिन ये सब किसके लिए हुआ? भारतीयों के लिए नहीं हुआ, भारतीय जनता के लिए कुछ नहीं हुआ। ये यहाँ से जो कच्चा माल जाने में वहां परेशानी होती थी ले जाने में, उन सबको आसानी से वहां पहुंचाया जा सके और वहां से फिनिश गुड, बना बनाया सामान यहाँ आसानी से लाया जा सके। इसीलिए बंदरगाह, रेलवेज, है ना, इन सब चीजों का जो है सड़क परिवहन, इन सब चीजों का उन्होंने इसलिए जो है विस्तार किया, ठीक है, कि वहां से बना बनाए सामान यहाँ लाने में दिक्कत होती थी और यहाँ से कच्चा माल, और उसकी लागत भी बहुत आती थी और लंबा रूट करके जाना पड़ता था। तो ये सारी परेशानियों को देखते हुए जो है उन्होंने सड़कों का भी जो है निर्माण कराया, और बंदरगाह, तुम्हारे लिए क्या कहते हैं, रेल उन्हीं की देन है, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण क्रांति मानी जाती है। लेकिन भारतीयों के लिए कुछ नहीं किया, ये भी उनके अपने हित के लिए था, ठीक है ना, अपने देश की आर्थिक उन्नति के लिए था, आर्थिक तरक्की के लिए था, ठीक है। वरना यहाँ पर क्या कमी थी, यहाँ पर देखिए सूत, मलमल का कपड़ा, जो कितना परिष्कृत, एक बहुत अच्छा सूती कपड़ा जिसको वो उसे मलमल कहते हैं, जो अच्छी किस्म का होता है, अच्छी क्वालिटी का होता है, ठीक है ना। ऊनी वस्त्र, ठीक है, रेशम, नील, ये सब यहाँ से, पटसन, सोचिए कपास,
यहाँ से जो है ये कच्चा माल जाता था इन चीजों का, और वहां से बन के आता था। सूती कपास यहाँ से जाती थी और वहां से सूती वस्त्र बन करके आते थे। ठीक है, निर्यात एक्सपोर्ट होता था इनकी सबका कच्चे माल का, और वहां से इंपोर्ट होता था बने बनाए माल का। ठीक है, आयात वहां से होता था हल्की मशीनें, सूती वस्त्र, ठीक है ना, रेशमी वस्त्र, ऊनी वस्त्र। अब जनांक की स्थिति कैसी थी? ब्रिटिश शासनकाल में ही जनगणना हुई थी 1881 में हुई थी। ठीक है, 1921 से पहले संक्रमण का प्रथम सोपान काल माना जाता है, लेकिन 1921 के बाद जो है संक्रमण का द्वितीय सोपान शुरू हुआ ऐसा माना जाता है। ठीक, साक्षरता दर उस समय 16% थी और महिलाओं में 7% केवल। इतनी बेरोजगारी, इतनी गरीबी, इतनी ज्यादा गरीबी थी कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। क्यों? क्योंकि करने के लिए ही कुछ नहीं था, और जो थोड़ा बहुत करने के बाद मिलता था उससे अच्छी तरह से गुजारा नहीं होता था। बेरोजगारी चरम पर थी। शिशु मृत्यु दर 218 प्रति हजार थी। 218 प्रति हजार, सोचिए, मतलब मृत्यु दर भी इतनी ज्यादा थी। ठीक, और ये इस तरह से जो है ये स्थिति थी। तो आज जो अर्थव्यवस्था हम देख रहे हैं कितनी भिन्न थी उससे, सोचिए। कितने प्रयास हुए, नेहरू जी ने कितने प्रयास किए। अब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में 1950 से 1947 के बाद भारत जब स्वतंत्र हो गया उसके बाद जो है क्या किन किन चुनौतियां हमारे सामने थी, कौन कौन सी चुनौतियां थी, कौन कौन सी बाधाएं थी, कौन सी परेशानियां थी। ठीक है, इस सब को हम लोग पढ़ेंगे। कितनी सारी तो थी, तो इन पर हमने कैसे काबू किया, किस तरह से किया। ठीक है ना, पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई, बहुत सारी चीजें हैं। इसको हम लोग जो है अब स्वतंत्रता के बाद की भारतीय अर्थव्यवस्था नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए